शुरुआती रुझानों का अपडेट आपको बताते हैं। गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ल 4,688 वोटों से आगे। फूलपुर में एसपी उम्मीदवार की बढ़त और मजबूत हो गई है। एसपी उम्मीदवार नागेंद्र पटेल 6,921 वोट से आगे चल रहे हैं। बिहार की अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार 4,483 वोटों से आगे है। जहानाबाद सीट से आरजेडी उम्मीदवार की बढ़त कम हुई है। आरजेडी उम्मीदवार 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भभुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे है। तो सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की अपडेट जानने के लिए अरविंद के पास। अरविंद, 11:30 बजे की ताजा अपडेट क्या है? देखिए दीपक जी, जो अंदेशा था फूलपुर में लगातार जो है वो बढ़त बढ़ रही है और एक बार भी भारतीय जनता पार्टी फूलपुर की सीट पे आगे नहीं हुई है। ये अब लगभग चीजें स्पष्ट कर रही है। अरविंद से हमारा संपर्क टूट गया है। सीधे चलते हैं राकेश जी के पास। राकेश जी, फूलपुर से समाजवादी पार्टी आगे है, ये आपके लिए कितना बड़ा इंडिकेटर है कि शायद परिस्थितियां या जो इक्वेशंस लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बन गए थे, शायद वो इक्वेशन 2019 में ना हो? दीपक जी, मैं मानता हूं कि फूलपुर के जो अभी रुझानों में समाजवादी पार्टी को बढ़त दिख रही है, समाजवादी पार्टी का कम से कम भरोसा ईवीएम में आ गया होगा। क्योंकि गोरखपुर में जब शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की एक बढ़त दिखाई पड़ी, उसी समय में वहां प्रवीण निषाद जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, उन्होंने ईवीएम को लेकर के अपनी आशंका जता दी थी। तो फूलपुर में आगे बढ़ने से उनका ईवीएम पर भरोसा बढ़ गया होगा, मेरी उम्मीद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि अभी ये रुझान बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सीट रिटेन करेगी, दोबारा सीट जीतेगी। हम भी आश्वस्त है। अभी ये रुझान बहुत शुरुआती है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि अभी ये रुझान बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सीट रिटेन करेगी, दोबारा सीट जीतेगी। हम भी आश्वस्त है। अभी ये रुझान बहुत शुरुआती है, अभी इसमें परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। अच्छा, मेरे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि इन दोनों सीटों पर खामखाई खड़े हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कांग्रेस, गोरखपुर में भी और फूलपुर में भी, क्योंकि वहां पर आप 3 और 13 दोनों में नहीं थे। पर अगर अपोजिशन यूनिटी आपको दिखानी थी और उसका एक फुल प्रूफ टेस्ट लेना था, तो आपको गोरखपुर और फूलपुर में कैंडिडेट ही नहीं खड़े करना थे, जैसे बीएसपी ने किया था। दीपक जी, मैं प्रथम दृष्टया आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं उनमें एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करती है। और हमेशा से चाहे आप देखिए किस तरह से बिहार के अंदर भी आरजेडी, नीतीश जी, और जब हमारा महागठबंधन बढ़ा तो कांग्रेस का एक सीमेंटिंग फोर्स का बहुत बड़ा काम रहा। आज हमें, क्योंकि वहां पर बसपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो 2 में से 1 सीट मिलनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं एक वो जो गठबंधन का धरातल था वो नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी मैं प्रथम दृष्टया आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है दीपक जी, वो ये है कि आप पूरा देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, और जिस तरह के नतीजे अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में आ रहे हैं, जनता जो है वो बीजेपी को हराने के लिए निकल पड़ी है। आज जिस तरह से अभी गोरखपुर के पहले राउंड के केवल नतीजे बताए गए हैं, जबकि 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है कि 22 सभाएं सीएम ने की और सीएम ने पूरा पिछला समय वहां पर दिया अपना। और जिस तरह से फूलपुर में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव लड़ रही थी, आज वहां पर पूरी सरकार और योगी जी हार रहे हैं और विकास का जो इनका जो खोखला नारा था वो पूरी तरह से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आलोक जी, आप अभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जी रहे हैं, क्यों? नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है इसमें कहीं पर दीपक जी। मुझे कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं लग रही है, ना ही मैंने उस तरह का कोई इंडिकेशन दिया। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है वो डिलीवरी के मामले में पूरी तरह से फेल हो जाती है। अभी तक पिछले 4 वर्षों में गुजरात एक ऐसा स्टेट रहा है जिसमें इनको पसीने छूटने के बाद अपनी सरकार रिपीट कर पाई है, वरना कहीं पर 10 साल की, कहीं पर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मोदी जी ने भावनात्मक धरातल बनाकर लिया है, झूठे वायदे और जुमलों के आधार पर लिया है। वरना जहां पर भी डिलीवरी की बात आती है, मोदी सरकार हो चाहे कि राज्यों की इनकी सरकार हो, पूरी तरह से फ्लॉप होती चली जा रही है। पिछले 4 साल में एक भी सरकार इनकी रिपीट नहीं हुई अभी तक, चाहे वो गोवा रही हो चाहे कहीं और रहा हो।
चलिए, गोरखपुर के बारे में आपने आशंका व्यक्त की, सीधे चलते हैं गोरखपुर के डीएम क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। तो इसकी व्यवस्था ये रहती है कि जब पांचों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज से किसी भी चक्र की गणना का परिणाम एआरओ के द्वारा भेजा जाता है तो उसका परीक्षण यहाँ पर आरओ की टेबल पे होता है, और जो दो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का न केवल कंप्यूटराइज्ड बल्कि मैनुअल जो गणना शीट आती है उसका परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में समय लगता है और परीक्षण के उपरांत जब उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं तब पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो गणना शीट है वो फाइनल होती है और उसके परिणाम का, चक्र के परिणाम की हम घोषणा करते हैं। जो कुछ देर पहले हम लोग प्रथम चक्र की कर चुके हैं, इसमें मैं आपको पुनः बता दूं, अभी लाउड स्पीकर से हुआ था, आपके सामने बता दें। इसमें प्रथम चक्र की गणना में पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 30,931 मत पाए गए, जिसमें से भाजपा के कैंडिडेट को 15,577, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 13,911, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट को 547, इंडिपेंडेंट अवधेश निषाद को 76, इंडिपेंडेंट गिरीश नारायण पांडे जो एक रजिस्टर्ड पार्टी से हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, गिरीश नारायण पांडे जी को 61, नरेंद्र कुमार मेहता को 56, मालती देवी को 108, राधेश्याम सेहरा को 83, विजय कुमार राय को 64, सरवन कुमार निषाद को 116 और नोटा में 332। ये मतों का पूरा विवरण है और ये प्रथम चक्र का परिणाम है। सर, कुल कितने राउंड होने हैं मतगणना? राउंड लगभग किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बूथ्स का अलग अलग संख्या है, तो सबसे कम संख्या हमारी सजनवा में है जहां पर 30 राउंड होंगे और सर्वाधिक हमारी गोरखपुर शहर है जिसमें 35 राउंड होंगे। जो वास्तविक गणना है वो अब 8वें 10वें राउंड पे है और कहीं पर उससे भी अधिक है, लेकिन ये इस पूरी व्यवस्था का पार्ट है कि इसका टेबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब तक त्रुटि रहित ना हो जाए और उस पर ऑब्जर्वर्स के दस्तखत ना हो जाएं, तब तक आपके सामने या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग कोई रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। बहुत शीघ्र। तो आलोक जी, 547 वोट मिले हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को और हजारों में चले गए हैं समाजवादी पार्टी, बीएसपी समर्थित कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट। तो मुझे लग रहा है इसके 6 गुना नोटा में गए और इसके 6 गुना नोटा में गए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, कभी तुझ पर कभी तेरे हालात पर रोना आया कि दीपक जी, अभी अभी एक मैसेज आया है कि वहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी से आगे चली गई है। ये प्रेस ब्रीफिंग लगभग 45 मिनट पहले की है। 5 राउंड की पोलिंग ऑलरेडी हो चुकी है और इस समय गोरखपुर में समाजवादी पार्टी जो है वो लगभग 125 वोटों से आगे है। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम आपसे आलोक जी कब करने लग गए? इलेक्शन कमीशन का काम आप कैसे करने लग गए? सर, मेरे पास एक मैसेज है, वहीं पर एक काफी, दीपक भाई मेरे पास मैसेज आया है और तमाम चैनल्स भी इस चीज को चला रहे हैं। जरा एक बार आप भी अपने रिपोर्टर से क्रॉस चेक करवाएंगे तो बीजेपी जो काउंटिंग को रोके हुए थी और रिपोर्टर्स को वहां काउंटिंग स्टेशन से बाहर कर दिया था, बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। चलिए, आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। कहां कांग्रेस के 547 वोट और कहां समाजवादी पार्टी की जीत पर खुश हो रहे हैं या उनके लीड पर खुश हो रहे हैं? दीपक जी देखिए, मैंने आपके उस पहले प्रश्न का उत्तर दीपक भाई मैंने पहले प्रश्न का बड़ी संजीदगी से उत्तर दिया कि मैं आपके एक प्रश्न के पहले हिस्से से वाकिफ हूं और पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन राजनीति में हर दल अपना एक स्थान चाहता है, शायद कई बार उसका जो मुकम्मल स्थान है वो नहीं मिलता है, तो वो चीजें होती हैं। लेकिन लब्बो लबाब पूरा जो एक नतीजा सामने आ रहा है पूरे देश से, बाई इलेक्शंस हो चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, जनता बीजेपी को हराने के लिए निकल गई है। इसमें कहीं पर कोई किसी तरह की संशय नहीं है। आपको 547 वोट मिले हैं। एनके सिंह साहब पूछ रहे हैं आप कितना स्थान जाते हैं गोरखपुर में? देखिए, मैं समझता हूं मैंने आपके प्रश्न का बहुत संजीदगी से दीपक भाई पहले भी उत्तर दिया कि शायद
और ज्यादा अच्छी तरह से मिलकर लड़ते तो भाजपा को अच्छे तरह से शिकस्त दे सकते थे। लेकिन राजनीतिक दलों में आपस में सहमति जो है वो कई बार कई कारण, उसमें कई मतभेद, कई मनभेद, कई कारण, कई आधार बन जाते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि बीजेपी आज डिलीवर नहीं करने के कारण पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। कहां है रोजगार, कहां है महंगाई पर कंट्रोल, कहां है भारत पाकिस्तान संबंध, आज सब चीज किसान पूरी तरह से इनको आज सबक सिखाएगा और आज दोबारा से लोग कांग्रेस को याद करेंगे। तो मतलब कांग्रेस को याद करेंगे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को याद करेंगे, ये तो डिसाइड कर लीजिए आप किसको याद करवाना चाहते हैं। भभुआ में तो मीरा कुमार थी पूरी तरह से, भभुआ में तो बेश था, वहां भी हार रहे हैं। दीपक जी कई बार चुनाव में ऐसा होता है दीपक जी कि वहां पर भाजपा को कैसे हराया जाए इसके लिए वोटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें वोट प्रतिशत और वोटों में कमी आती है। जिस समय दिल्ली में चुनाव हुए तो बीजेपी को हराना है तो चलो आम आदमी को दे देते हैं। वही चीज पूरे देश में हो रही है कि जो भी बीजेपी को हरा रहा है जनता उसकी तरफ डाइवर्ट हो रही है। उस केस में कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट। चलिए आलोक तसल्ली के लिए मुझे लग रहा है कि आपको तसल्ली मिलनी चाहिए। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के आगे होने की खबर आ रही है। सीएम योगी की सीट पर एसपी उम्मीदवार आगे है, ऐसी खबर आ रही है फिलहाल। बिल्कुल दीपक जी, देखिए मेरे पास भी जो मैसेज था शायद मैंने इसीलिए कहा क्योंकि इंडिया न्यूज हमेशा बहुत पुख्ता खबर देता है, तो कहीं ना कहीं आपने भी रिपोर्टर से शायद पता किया है और यही कारण था कि डीएम वहां पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे कि जिस तरह से वहां पर बीजेपी हार रही थी। योगी आदित्यनाथ जी 22 सभाएं करने के बावजूद वहां पर प्रदीप सिंह अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए थे। इससे पता चलता है कि डिलीवरी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हो वहां पर फेल हो गई है और पूरी तरह से जुमलों की जो सरकार है इनका अब गुब्बारा फूटने लगा है। राकेश त्रिपाठी जी, आप लाइन पे अगर बने हुए हैं तो मुझे ये बताइए कि ये क्या हुआ गोरखपुर में। मैं फिर अभी कहूंगा कि अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। अभी ये चौथे पांचवें राउंड तक के परिणाम केवल आ रहे हैं 12 बज गए हैं, 5 राउंड तक की गिनती होनी है। इसलिए इन रुझानों के आधार पर अभी कोई हाँ बिल्कुल शुरुआती रुझान है। 35 अगर राउंड तक गिनती हो रही, 30 राउंड तक अगर गिनती हो रही है तो उसमें 5 राउंड की गिनती बहुत कम होती है। इसलिए आप अभी इंतजार करें। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल गोरखपुर में और फूलपुर में दोनों जगह पर खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। कीचड़ में कमल गिरता है राकेश जी। ने उत्तर प्रदेश को कीचड़ तो बना ही रखा था। पिछले 15 सालों में जिस तरह से सपा बसपा की सरकारें रही हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को कीचड़ बना ही रखा था। इसी नाते 325 सीटें पाकर के हमने यहां कमल खिलाने का काम किया है। तो और इस तो और गोरखपुर के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, चाहे बुआ बबुआ चाहे जितनी ताकत लगा ले, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पिछली बार 2017 में उत्तर प्रदेश में लगभग 70% पोलिंग हुई थी और इस बार 37% पोलिंग है। और केशव प्रसाद मौर्य जी एक एएनआई को इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वहां पर मतदाताओं की उदासीनता रही है और हम बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए। वो विकास शब्द का नाम नहीं ले रहे। एक साल में जो 25-25 पैसे के चेक भेजे थे किसानों के, किसानों ने 25-25 पैसे के चेक का रिटर्न भेज दिया बीजेपी को कि रिटर्न गिफ्ट ले लीजिए अब जरा। हाँ, गाड़ी भेजो। चलिए मैं ये आपको बता दूं कि 1523 वोटों से थर्ड राउंड के बाद 1523 वोटों से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट निषाद जी आगे हैं। फिलहाल एक ब्रेक। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि यूपी बिहार की तीनों लोकसभा सीटों पर एनडीए पीछे चल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रमुख गठबंधन का दल है वो पीछे है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की सीट है, उस पर एसपी उम्मीदवार जो है वो लगभग 1300 वोटों से आगे चल रहा है। अररिया में आरजेडी 1400 वोटों से आगे चल रही है और यूपी की जो दूसरी सीट है फूलपुर, उसमें जो लीड है वो 10,000 15,000 के आसपास की लीड समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट को मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं तीनों सीटों पर किस तरह से उलटफेर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अररिया में आरजेडी उम्मीदवार 1400 वोटों से आगे है। यूपी बिहार की तीनों लोकसभा सीट पर बीजेपी पीछे है। गोरखपुर में एसपी उम्मीदवार 1523 वोटों से आगे है। फूलपुर में एसपी उम्मीदवार 12,000 वोटों से आगे है।
अररिया में आरजेडी उम्मीदवार 1400 वोटों से आगे है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा चुनाव परिणाम उलटफेर के साथ दिखाई दे रहा है। हाफ हार्टेड मन से लड़ा गया ये चुनाव है, दोनों तरफ से हाफ हार्टेड मन थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि बड़े चौंकाने वाले रुझान फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। मैं इसको नतीजा नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि बड़ी संख्या का मतगणना अभी तक बाकी है। अंबिकानंद शाह जी हमारे साथ जुड़ गए। अंबिकानंद जी, क्या बोलेंगे इस तीनों परिणामों को, क्योंकि तीनों चौंकाने वाले हैं? इसके संदेश दूरगामी है और 2019 का भी चुनाव करीब है। देखिए, सपा बसपा ये गठबंधन मैं नहीं मान रहा हूं जो अभी हुआ है। ये तो दूर से जैसे आधे मन से एक चिट्ठी दे दिया समर्थन का। एक बार भी मायावती जी नहीं गई हैं, अखिलेश जी भी सिर्फ एक बार गए। तो बेमन से जैसे कोई लड़ाई लड़ी जाती है, और आप जानते हैं जंग हो या मोहब्बत और या चुनाव, ये फुल थ्रोटल लड़ाई लड़ती पड़ती है। और ऐसे में भी अगर ये विपक्ष कामयाब होता है जीतने में, तो ये तय मानिए कि राजस्थान का नमूना आपने पिछली बार देख लिया, मध्य प्रदेश से का भी देख लिया, और अब यूपी बिहार से अगर ये संकेत आते हैं, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, खासकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अपनी रणनीति फिर से सोचनी होगी, क्योंकि ये अवश्यंभावी है कि ये अब मिलेंगे। अगर ये निर्णय में परिणत हो जाता है तो, और नहीं भी होता है तो ये कॉन्फिडेंस देगा। क्यों ये मिलना, देखिए मिलना तो एक मजबूरी है। यूपी की राजनीति में जो स्थितियां हो गई कि 80 में से 73 सीटें बीजेपी और अपना दल को मिलती हैं, मायावती की बीएसपी 0 पे चली जाती है, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब सीधा है कि अगर आज आप एक नहीं होगे तो कल आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से डेसिमेट भी हो सकते हो, खत्म भी हो सकते हो। तो मिलना तो इनका अवश्यंभावी है, जरूरी है, लेकिन 2 में से 1 सीट भी अगर मिल जाती है, फूलपुर भी जिस तरह का ट्रेंड अभी दिख रहा है, ट्रेंडी कहूंगा इसको मैं भी दीपक, लेकिन अगर फूलपुर सीट भी मिल जाती है तो भी ये आने वाले समय में एक बड़ा इंडिकेटर है ऑपोजिशन की यूनिटी का। और अगर जिस तरह के ट्रेंड गोरखपुर से आ रहे हैं, गलती से अगर बीजेपी इस सीट को हार गई, जो कि मठ का गढ़ रहा है पिछले तमाम 25-30 साल से, 35 साल से, ये अगर सीटें हार जाती है बीजेपी, तो इसका मतलब है खतरे की घंटी बीजेपी के लिए यूपी में बज चुकी है, क्योंकि सत्ता का, दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो है वो यूपी से होकर गुजरता है। और जैसे कि साहिल ने कहा, बीजेपी को एक बहुत सीरियस रीथिंक मोड में जाना पड़ेगा। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर से आपको अपडेट देंगे।